नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में रुपौली विधानसभा उपचुनाव समाप्त होने के बाद अब सबकी नजरें 13 जुलाई पर टिकी हैं कि वहां पर किसकी जीत और किसकी हार होगी। लेकिन इसके अलावा अब बिहार की सियासत में मॉनसून सत्र की भी चर्चा तेज हो गई है। आपको बताएं कि बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान सदन में हंगामा होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जरूर करेंगे और इन सब के बीच में सबकी निगाहें उस ओर भी है कि जिन विधायकों ने पाला बदला है, क्या वो अब सदन से इस्तीफा देने की भी सोचेंगे? क्या उन पर अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे? राजद और कांग्रेस के विधायक जो अब जदयू और भाजपा के तरफ बैठे दिखाई देते हैं, क्या वो इस्तीफे देने की हिम्मत करेंगे? हम इस पर विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा बिहार की सियासत में एक नया नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है और वो नाम है मनीष वर्मा का। आपको मालूम होगा, बीते दिन उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली और आज नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी चुनने जा रहे हैं। क्या सचमुच मनीष वर्मा ही वो चेहरा है? और इसके बाद हम बात बिहार में हो रहे लगातार सड़क दुर्घटना की भी करेंगे। जनता के हित की बात है, जनता के जरूरी के मुद्दे हैं और सरकार इस पर कितना गंभीर है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार को कई सवालों का इस बार जवाब देना होगा। जैसा कि विधानसभा में जो भी बैठकें होती हैं, सत्र चलते हैं, तो वो आम तौर पर हंगामे की भेंट चढ़ जाती हैं। विपक्ष इतना हंगामा करता है कि सिर्फ खानापुरी भर ही कार्रवाई हो पाती है। सदन में जो बहस होनी चाहिए, जो सवाल जवाब होना चाहिए, सवालों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश होनी चाहिए, वो सब नहीं होता है। सिर्फ सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी, हंगामा और सदस्यों का बेल में आना और फिर कार्रवाई स्थगन, यही प्रक्रिया होती रही है। पिछले कई साल से यही हम लोग देखते रहे हैं। बहुत कभी कभी ऐसा मौका आता है जब सदन में शांति से कार्रवाई होती है, सवाल जवाब होते हैं और सरकार के मंत्री जवाब देते हैं। ऐसा बहुत दुर्लभ मौका होता है सदन में कि ऐसा देखने को मिले। इस बार भी वही होगा। बहुत छोटा सत्र है, ये खानापुरी के लिए कह सकते हैं कि सत्र है, क्योंकि सत्रों का दिन भी ये बहुत कम होता जा रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। वो सिर्फ कितनी बड़ी चुनौती है? ये चुनौती इसलिए है कि सरकार बचना चाहती है कि विपक्ष के हल्ले हंगामे से या सवाल से, और विपक्ष चाहता है कि सरकार कोई काम न कर सके। विधानसभा में हम अपनी या विधानमंडल में अपनी शक्ति दिखलावें और सरकार को काम करने से रोक दें, यही हमारी जीत है। तो इसी सरकार पक्ष और विपक्ष के इसी संघर्ष में जनता का पैसा बर्बाद होता है। लेकिन कई मुद्दे हैं जो इस बार बिहार की सियासत में घूम रहे हैं। एक तो लगातार पुलों का टूटना, उनका धराशायी होना। दूसरी तरफ जो विपक्ष के विधायक हैं, उनके पाला बदल के दूसरी तरफ बैठने को लेकर रुपौली का रिजल्ट आएगा तो उस पर भी हंगामा होगा कि जनता किसके तरफ है। और जाहिर बात है कि सदन में तो मचेगा। बिल्कुल होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि पुलों का लगातार धराशायी होना। ये विपक्ष के हाथ में एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, तो इस पर वो सरकार को बिल्कुल बेनकाब करेगा और सरकार से जवाब तलब करेगा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, वो फिर वही रटा रटाया जवाब देगी कि जांच हो रही है और इतने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, निलंबित किया गया, ये वो। फिर उसके बाद जो परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक का मामला हो रहा है, उस पर भी सवाल उठेंगे, उस पर भी हंगामा मचना तय है। बिहार में अपराध इतने बढ़ रहे हैं, अपराध पर भी हंगामा होगा। तो हाँ, ये भी मुद्दा उठेगा। जो अधिकारियों के समक्ष बिल्कुल भींगी बिल्ली की तरह खड़े रहते हैं नीतीश कुमार,
तो वो भी मुद्दा उठेगा कि वो राज्य का स्वाभिमान और मुख्यमंत्री पद की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, उसकी गरिमा गिरा रहे हैं। ये सब सवाल उठेंगे और सरकार को इन सब का जवाब देना होगा। हालांकि जवाब देना उसके लिए कठिन होगा। फिर अगर विपक्ष के पक्ष में आ जाता है रुपौली का चुनाव, तो उसका जोश ऐसे ही हाई रहेगा। फिर ये भी मुद्दा उठ सकता है कि जो विपक्ष के जो विधायक सत्ता पक्ष में चले गए हैं पाला बदल के पिछले सत्र में, तो उनकी सदस्यता रद्द करने का आवेदन दिया गया है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि राजद ने शायद बहुत देर से दिया आवेदन, तो वो भी मुद्दा उठा सकती है पार्टी, राजद की ओर से उठ सकता है कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये सब मामले हैं जिसको लेकर के सरकार की ओर से अनुपूरक बजट भी पेश होगा इस सत्र में। तो ये सब बड़ा हंगामेदार रहने वाला है ये सत्र। कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि एक तरफ आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद है जो कहते हैं हमारी ताकत इतनी है, हमें कोई चुनाव हरा नहीं सकता है। तो फिर आपको इस्तीफे देने में डर क्यों है, चुनावी मैदान में जाने से डर क्यों है? चाहे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हो, वो भी पाला बदल ली है, लेकिन इस्तीफा कोई देने को तैयार नहीं है। एक बीमा भारती ने दिया और वहाँ पर चुनाव हो गया। देखिए, ये पूरा दारोमदार इस बार तो मैंने हमेशा ही मैंने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर है कि वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन चुनाव अब बहुत नज़दीक है और चुनाव में जाने से वो विधायक भी डर रहे हैं और उनकी पार्टियां भी डर रही हैं कि चुनाव में पहले अगर जाएं तो क्या फैसला जनता का क्या हो सकता है। तो विधानसभा अध्यक्ष अमूमन तो यही होता है कि सत्ताधारी दल का ही व्यक्ति जो है विधानसभा अध्यक्ष रहता है और वो नहीं चाहेगा कि किसी की सदस्यता जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष में वो लोग बैठे रहते हैं और उनको वो हेल्प करेंगे, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी सदस्यता जाए। विपक्ष की पार्टी जिसके विधायक गए हैं उसने भी इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखाया है। तेजस्वी यादव ने हाँ, तेजस्वी के प्रचार में इस मुद्दे को उठाया। तेजस्वी यादव ये बातें कह रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर उनको इस पर क्या वो करते हैं ये देखना होगा। और विधायकों पर तुरंत कोई एक्शन लेना, उनको पार्टी से निकाल देना और ये सब अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। तो वो क्या करेंगे ये भी देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा तो यही है कि सदन के भीतर जो कुछ भी होता है, मैंने बहुत लंबे समय तक सदन की कार्यवाही को देखा है, सदन के भीतर माने खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं होता है। और अगर ध्यानाकर्षण एक जो बहुत थोड़े देर का होता है जिसमें जनता के कुछ सवाल वहाँ पर रख दिए जाते हैं, लेकिन मंत्रियों को जब जवाब देना रहता है तो मंत्री सीधे उठकर कहते हैं कि हुजूर मैं इसको दिखवा लूँगा और दिखवा लूँगा। और अगर वो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि हमको स्पष्ट जवाब चाहिए तो अध्यक्ष भी कहते हैं कि अच्छा उन्होंने कह दिया ना, अब जो है बैठिए, हो गया। तो जनता के जो सवाल हैं उनका कोई जवाब वहाँ पर होता नहीं है। दिखवा लूँगा बहुत हल्के तरीके से होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अधिकारी जो हैं वो प्रश्नों का जवाब तैयार करते हैं। मंत्रियों को तो कई बार पता भी नहीं रहता है कि उनसे कौन सा सवाल पूछा गया है और उसके क्या जवाब है। वो अपने उसमें खोजने लगते हैं कि कहाँ पर ये है। तो वो जवाब तो अधिकारियों द्वारा तैयार किया हुआ रहता है, जिसको रटा रटाया जवाब है कि मैं इसको दिखवा लूँगा, चाहे इसको किया जा रहा है या हो जाएगा, यही होता है उसमें। तो ये अभी जो मानसून सत्र शुरू होगा उसमें भी यही होगा। खास बिंदु यही रहेगा कि जिन विधायकों ने पाला बदला है उन पे क्या कार्रवाई होती है। पार्टियों ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, मैंने जिनके विधायक भागे उन्होंने भी उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। तो विधानसभा अध्यक्ष भी देख रहे हैं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो कुछ दिन और टाला जा सकता है और सत्ता पक्ष के लिए ये बहुत अच्छा लाभदायक है। इसमें तो सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आपने पाला बदल लिया लेकिन विधायक आप उसी पार्टी के हैं जिनको आप छोड़ चुके हैं। हाँ, ये तो है, कागज पे तो आप कागज पर उसी के हैं, लेकिन मेन होता है कि अगर कहीं वोटिंग हो गई, कोई क्रॉस वोटिंग की बात हो गई या कुछ हुआ तो ये वोट करेंगे सत्ता पक्ष के लिए। और चूँकि वहाँ बैठे हुए हैं वो दिखा रहे हैं कि हम सत्ता पक्ष में हैं, तो ये तो विपक्षी पार्टी जो है और नेता विरोधी दल जो हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन विधायकों को लंबा समय मिला है, इन लोगों को अगर वो चाहते तो उन लोगों को समझा बुझा के अपने दल में कर सकते थे, वो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। तो स्पष्ट है कि वो सत्ता पक्ष के पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष इसका लाभ उठा रही है।
तो विधानसभा अध्यक्ष भी, हालांकि नंदकिशोर यादव के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और दोनों दलों में उनके चाहने वाले लोग हैं, मतलब सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी। वो एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। संभाली थी तो तेजस्वी यादव हाँ, उन्होंने खुद उनको वो किया था। तो वो एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनको लोग मानते जानते हैं, सीनियर लीडर हैं। तो वो किस तरह से सदन की कार्यवाही को आगे ले चलते हैं, ये देखना होगा। क्या उन पर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2-3 विधानसभा अध्यक्षों को हम जानते हैं जिन पर गंभीर सवाल उठे और सदन में वो पक्षपात करते हुए स्पष्ट रूप से दिखे हैं। तो नंदकिशोर यादव पर अभी, हालांकि उनका कार्यकाल बहुत कम दिन का रहा है, अब इस बार फिर वो फेस करेंगे। तो ये भी एक बड़ी बात होगी कि नंदकिशोर यादव किस तरह से सदन को चला पाते हैं, कितने गंभीर सवालों को सदन में वो रखवा पाते हैं और उन पर जवाब सरकार का वो दिला पाते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। चलिए, तो ये तो हम लोग विधानमंडल सत्र को लेकर चर्चा कर रहे थे। कई अहम मुद्दे इस बार उठते दिखाई देंगे, जिसमें एक विधायकों ने जो पाला बदला है उन पर कार्रवाई को लेकर भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद अब चर्चा जनता दल यूनाइटेड की, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मनीष वर्मा को कार्यभार सौंप दिया है। और अब मनीष वर्मा एक नौकरशाह, जदयू में एक और नौकरशाह की एंट्री, और किस तरीके से देखा जाए इसको, क्योंकि बहुत लोग तो कह रहे हैं कि वही उत्तराधिकारी हैं, नालंदा से आते हैं, स्वजातीय हैं, सब कुछ तो है ही। उनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है। तो ये नीतीश कुमार जी ने ये नया ट्रेंड एक विकसित किया है कि वो नौकरशाहों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और नौकरशाह देखिए ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं अपने बॉस के। जो चतुर नौकरशाह होते हैं वो बॉस के प्रति ज़्यादा लॉयल होते हैं। तो ये अदा उनकी नीतीश कुमार को भाती है, इसीलिए वे उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, बशर्ते राजनीतिज्ञों के। तो ये राजनीतिज्ञों के लिए, खास करके उन नेताओं के लिए जो जदयू में हैं, उनके लिए ये तौहीनी की बात है कि एक नौकरशाह को लाके उनका बॉस बना दिया जाए। तो इसका मतलब कि जो जदयू में नेता हैं उनमें वो योग्यता वो नहीं पाते हैं नीतीश जी कि किसी को संगठन की जिम्मेवारी दी जाए जो अच्छा संगठन करता हो। ऐसे कई लोग हैं, मगर उन पर वो भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि राजनेता मौका देख करके पाला बदल सकते हैं और वो उतने ओबीडियंट नहीं होते हैं बॉस के जितने नौकरशाह होते हैं। तो इस खूबी के चलते नीतीश जी ज़्यादा भरोसा करते हैं। और अब देखना होगा कि जो इनको वर्मा जी को लाया गया है वो कितना पार्टी को मजबूत कर पाते हैं, कितने लोगों को जोड़ पाते हैं, संगठन का कितना विस्तार कर पाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे बेहतर रिश्ता बना पाते हैं। ये उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अब तक लगभग 8 नौकरशाहों को आजमा चुके हैं नीतीश जी, मगर सबके सब ने अंत में उनको सलाम कह के अलग रास्ता अपना लिया है। तो अब ये आए हैं वर्मा जी, वो देखिए कितना कर पाते हैं, कितना नीतीश जी की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाते हैं। मगर पार्टी के एक वर्ग में इसको लेकर के, इस फैसले को लेकर के असंतोष है बिल्कुल। और लोग मान रहे हैं कि ये नेताओं का पद है जो नौकरशाहों को दिया जा रहा है, राजनेताओं को। और मनीष वर्मा कोई बहुत डैशिंग अफसर भी नहीं रहे जिसके चलते उनका कोई तो नाम हो। आ गए यहाँ और यहाँ प्रतिनियुक्ति पर थे और फिर सेवा विस्तार होता रहा यहाँ, और वो नीतीश कुमार के आदमी बनकर रह गए। कई महीनों से ये देखा गया कि मनीष वर्मा गली गली हर जिले में घूमते दिखाई दिए जेडीयू के बैनर पर, यानी कि पार्टी के सदस्यता लिए बिना वो लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे थे। एक चेहरा बनने की या बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये माना जाए। और जब लगा कि शायद मनीष वर्मा ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है ग्राउंड पर, तब उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और अब एक पद भी दिया गया है। क्या ये माना जाए कि ये जीरो से शुरू किया गया है और धीरे धीरे उठाने की कोशिश नीतीश कुमार के रणनीति बहुत पहले से थी? हाँ, उनको पहले से वो परख रहे थे कि वो कितने भरोसेमंद हैं, कितना उन पर भरोसा किया जा सकता है। और जब वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, नीतीश कुमार जी का भरोसा वो जीत लिए,
तब उनको ये पद दिया गया है और अब वो काम करेंगे एक राष्ट्रीय महासचिव के रूप में। अभी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी तो उन पर पार्टी को मजबूत कराने की, विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर लाने की ये जिम्मेवारी होगी। अब वो कितना उसमें कर पाते हैं ये देखने वाली बात है। आप कैसे देख रहे हैं मनीष वर्मा का जो कद अब जनता दल यूनाइटेड में बढ़ते जा रहा है? एक दिन पहले सदस्यता, अब तुरंत ही राष्ट्रीय महासचिव। देखिए, मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ले तो आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी में ही उनका विरोध है और ये विरोध माने दिखेगा। ऐसा नहीं है कि केवल लोग उसको, असल में बात यह है कि आजकल ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक तरह से वो अपनी दुकान है और उनके एक दुकान के मालिक हैं और जिनके नाम पर सबको, उनके आदेश पर सबको काम करना रहता है। जदयू में पॉलिटिकल लोग माने राजनीतिक लोग बहुत कम हैं और केवल यस बॉस वाला ही मसला है वहाँ पर। तो जो भी नेता हैं वो यस बॉस कहते हैं। इसके पहले आरसीपी सिंह सर्वे सर्वा हो गए थे और यहाँ तक कि माने तुम ताम भी राजनेताओं को, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको वो करते थे और उनसे मिलना भी पार्टी के लोगों से बहुत मुश्किल हो जाता था कि उनसे मुलाकात हो जाए। लंबी लाइन लगी रहती थी उनके घर के बाहर लोगों का मिलने का। तो मनीष वर्मा भी अगर कद लगातार बढ़ता जा रहा है तो उनके भीतर भी एक तो अधिकारी हैं, उनका एक अलग से नौकरशाहों का जो एक अहम रहता है वो तो उनके भीतर है ही। पार्टी में एक ऊंचा कद मिल जाने से वो अहम और बड़ा हो जाएगा। वो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चर्चा है कि नालंदा के रहने वाले हैं और उनके रिश्तेदार हैं, तो हाँ स्वजातीय भी हैं। तो रिश्तेदार हैं तो क्या ये उत्तराधिकार देने की बात है? और उत्तराधिकार तभी तो दे पाएंगे जब वो उनकी पार्टी के लोग स्वीकार कर लेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित करके दिखाया है और वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। नीतीश कुमार के पुत्र अभी राजनीति में नहीं आए हैं। चर्चा बहुत थी कि निशांत को लाने की, मैंने उत्तराधिकार देने की बात हो तो निशांत को दिया जाए, लेकिन निशांत की रुचि नहीं है। तेजस्वी यादव ने रुचि दिखाई, वो आगे बढ़ के हिस्सा लिए और उन्होंने अपने आप को साबित किया, तो वो उसको नेतृत्व के तौर पर उनके पार्टी के लोग स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मनीष वर्मा को नेता के तौर पर नीतीश कुमार के बदले अगर किसी को स्वीकार करना हो तो हमको नहीं लगता है कि हाँ, बहुत लोग नहीं जानते हैं उनको। ये वही कलेक्टर हैं जो पटना में बर्थडे मना रहे थे, गांधी मैदान में लोग मर रहे थे। माने यही मौर्य होटल में उनके बेटे का जन्मदिन था जिसमें सारे पुलिस के अधिकारी और तमाम लोगों को बुलाया गया था और सब लोग वो कार्यक्रम छोड़ के यहाँ चले गए। भगदड़ मची थी जहाँ पर 20-22 लोग मर गए थे। तो ये कोई बहुत योग्य और कुशल अधिकारी भी नहीं थे इनको जाना जाए कि मैंने मनीष वर्मा बहुत ये अधिकारी हैं। तो कई अधिकारियों ने राजनीति में अपना भाग्य आजमाया और वो अच्छा कर गए, देखने को मिला है। लेकिन मनीष वर्मा का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। नीतीश कुमार ने अपनी जाति, माने वो एक वंशवाद की जो बात करते हैं कि कभी भी वो वंश को नहीं दिया, लेकिन वो जाति के प्रति बहुत वो रहते हैं और हाँ, खास करके नालंदा के लोगों के प्रति, हाँ, और अपनी जाति के लोगों। आप सोच सकते हैं कि स्कूल का हेडमास्टर, थाने का थानेदार और माने कहाँ जहाँ कहीं भी अगर कोई हेड है तो वो कुर्मी जाति का है। ये पूरे बिहार की स्थिति यही है। तो नीतीश कुमार ने फिर अपनी जाति के, अच्छा ये तब करना पड़ा जब उनकी पार्टी में उन लोगों ने ये कहा कि भाई वोट तो हम लोगों ने दिया और आप बना रहे संजय झा को, आप बना रहे ललन सिंह को और आप बना विजय चौधरी को, तो सारी अगड़ी जाति के लोग आपके इर्द गिर्द हैं, तो जो वोटर था वो कहाँ रहेगा? तो उसको दिखाने के लिए मनीष वर्मा को एक उन्होंने दिया है। अब देखिए मनीष वर्मा क्या करते हैं। चलिए, अभी इस पर तो चर्चा हो गई। अब अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उड़ीसा में, उसमें बड़ा बुरा अनुभव रहा। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी एक तरह से नॉमिनेट कर दिया था, घोषित नहीं किया था। बीके पांडियन एक नौकरशाह थे, वो उनके बहुत विश्वस्त थे, उन्हीं के साथ रहते थे और पूरे चुनाव प्रचार में उनके साथ हो रहे और उन्होंने VRS लेकर के उनके साथ काम करना शुरू किया था। तो उन्हीं के नेतृत्व में कहिए कि वहाँ चुनाव लड़ा गया, सारी रणनीति बनी गई और नतीजा ये हुआ कि वहाँ से सफाया हो गया नवीन पटनायक की पार्टी का। और अंत में ये दुर्दशा देख करके पंडियन ने भी इस्तीफा दे दिया पार्टी से, कहा कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, और हाथ खड़े करके वापस वो चले गए। तो बिहार में अब देखना होगा कि यहाँ क्या होता है। इसके पहले बहुत उम्मीद से नीतीश जी ने कई अफसरों को लाया पार्टी में। एक रमैया साहब थे, उनको चुनाव लड़ाया, वो घोटाले में फंस गए, जेल में शायद अभी हैं या बाहर होंगे बेल में।
पवन वर्मा थे, बहुत बड़े साहित्यकार लेखक, उनको लाया, राज्यसभा भेजा, दिल्ली में उन्होंने साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के बीच नीतीश कुमार के लिए अच्छी फील्डिंग की, वो भी समय रहते चले गए। उसके पहले लाया था इन्होंने NK सिंह को, बड़े नौकरशाह, बिहार के नामी नौकरशाह थे, वो भी एक समय में बहुत करीब थे नीतीश के, वो भी समय रहते किनारे हो गए। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको वो लाए और फिर वो अलग रास्ता उन्होंने कर लिया, पटरी नहीं जमी। उसी में प्रशांत किशोर भी हैं, प्रशांत किशोर को भी लाया था उन्होंने, और भी कई लोग हैं जिनको RCP तो ताज़ा मामला है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी सुनील कुमार IPS हैं, उनके शिक्षा मंत्री हैं, जिनको बनाया है उन्होंने। तो ऐसे लोगों का वो इस्तेमाल करते हैं, मगर अभी तक सफलता नहीं मिली है उनको। अभी तक मुंह की खाई है उन्होंने अपने इस प्रयोग में। अब ये देखना है कि मनीष कुमार का प्रयोग कितना सफल होता है। तो अब बात आगे बढ़ाते हैं, और इन दिनों जिस प्रकार से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बताएं कि बीते दिन उन्नाव में एक घटना हमने देखी जहां बस का एक एक्सीडेंट हो गया। बीते 1-2 दिन में लगातार ऑटो का दुर्घटना होते हम देख रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है, और सरकार कितने इसके प्रति गंभीर दिखाई दे रही है? सरकार के प्राथमिक एजेंडे में ये नहीं है। और जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया जो बगैर परमिट के, बगैर लाइसेंस के गाड़ियों का परिचालन कर रहा है, न सिर्फ ट्रक बल्कि बसें भी बगैर परमिट की चल रही हैं। शिक्षा माफिया, बालू माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और शराब माफिया। तो ये माफिया जो है वही चला रहे हैं प्रदेश को। तो अभी जो सीवर से और जा रही थी दिल्ली बस, उसका एक्सीडेंट हुआ तो छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि न उसका रोड परमिट है, न लाइसेंस है, न उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है, कुछ भी नहीं है। और ड्राइवर जो है सो वो शराब पी करके गाड़ी चला रहा है। बिहार में शराबबंदी। हाँ, बिहार में शराबबंदी। अब बिहार में पिया हो या बिहार से बाहर निकल के पिया हो, कहीं भी पिया, मगर उसने पिया था और वो ले जाके एक दूध के टैंकर में लड़ा दिया गाड़ी को। उसने 15-16 लोग मारे गए उसमें ज़्यादातर लोग बिहार के ही थे, बिहार से ही जा रही थी वो बस। तो इस तरह से, और वो बरसों से चल रही है। तो ये तो लाइमलाइट में आया, एक्सीडेंट हो गया इसलिए। पटना शहर से रोज़ 50 बसें खुलती हैं जिनका कोई परमिट नहीं है, और वो जा रही हैं प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में, और कोई जांच पड़ताल नहीं, सब मिली भगत है, सेटिंग है, और उसके जरिए वो काम हो रहा है। परमिट कितना जरूरी है? बगैर परमिट के आप चला ही नहीं सकते गाड़ी। रूट परमिट जरूरी है, उसमें तय रहता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक गाड़ी चलाने का परमिट है, लाइसेंस दिया गया है। और अब गाड़ी के भी जो स्ट्रक्चर है, गाड़ी का पहले फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, MVI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, गाड़ी चलने के लायक है। फिर उसके बाद रोड लाइसेंस, रोड परमिट आपके पास होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक गाड़ी को चलाने की अनुमति है। जनता जाए कहीं मरे, किसी को कोई चिंता नहीं है। और ये उसके बाद सरकारी कोष से पैसा दे देना है, जो मर जाए उसके लिए सांत्वना राशि घोषित कर दीजिए। तो ये तो हो गया एक चैप्टर बसों का। आप देख लीजिए कि बालू से ओवरलोडेड ट्रक चल रहे हैं, जिनसे पुल धंस रहे हैं, टूट रहे हैं, दब रहे हैं। उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का और परिवहन विभाग का। तीसरा आप देख लीजिए पटना शहर में। पटना शहर में ऑटो वालों की माफियागिरी है। पुलिस ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, और एक बार नहीं दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जब पुलिस वालों को पीछे अपने कदम हटाने पड़े हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अब पता नहीं इसके पीछे का क्या राज है, पुलिस क्यों भयभीत रहती है, क्यों आतंकित रहती है, क्यों कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती है, ये एक अलग चैप्टर है। मगर अभी आपने देखा कि बेगूसराय में एक ऑटो वाले को एक कार ने मार दिया टक्कर, 5 आदमी मर गए। 3 सीटर ऑटो थी वो, और उसमें 11 लोग बैठ के चल रहे थे। तो ये तो दुर्घटना होती है तब ये मामला सामने आता है। पटना शहर में रोज ऐसा दृश्य देखा जा रहा है। 3 सीटर ऑटो में 5-6 आदमी तो आराम से बैठ रहे हैं। वहीं पटना में 2-3 महीने पहले बाईपास के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी 3 सीटर ऑटो में 12 लोग सवार थे, और सुबह 4 बजे 5 बजे वो एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद तो बड़ा हल्ला मचा। हाँ, 8-9 आदमी उसमें मारे गए। तो उसके बाद हुआ कि पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई कि ड्राइवर सीट पर कोई नहीं बैठेगा, जितना सीट है तय
निर्धारित उतने ही यात्री बैठेंगे। तो भाड़ा बढ़ गया। 2 दिन ठीक चला, तीसरे दिन ऑटो वालों ने भाड़ा बढ़ा दिया और 5वें दिन से फिर ड्राइविंग सीट पर भी पैसेंजर बैठाना शुरू कर दिया। भाड़ा बढ़ा ही रह गया। और पुलिस के अधिकारी मुंह ताकते रह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कार्रवाई होगी तो ये होगा वो होगा, मगर मजाल है कि किसी ऑटो वाले को छू लें। अभी 2 दिन पहले स्टेशन वाले रोड में क्लियर कराया गया और कहा गया कि ऑटो वो स्टेशन गोलंबर तक नहीं जाएगी, जीपीओ गोलंबर पर ही सबको रोकना है। और वो टाइम फिक्स हो गया, पुलिस का आदेश कुछ नहीं कर सकी। तो पुलिस इतनी बेबस लाचार है कि देख के दया आती है उस पर, वो दया की पात्र हो गई। अब ये दया की पात्र क्यों हुई है, ये अलग विश्लेषण का विषय है। आप कैसे देखते हैं जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ी हैं, और ये बहुत चिंता की विषय है, सरकार को तो इस पर गंभीर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से परिवहन विभाग माने दिख रहा है कि आक्रमण्य ये परिवहन विभाग है, टीनेजर्स नहीं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। और वो जो आ गया है ई रिक्शा जो है छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं। और जिग जैग माने जहाँ कहीं भी देखे वो कहीं भी घुसा सकते हैं, चलती रोड पर वो कहीं भी रोक सकते हैं, यात्री बैठाने के लिए होड़ है और वो दुर्घटना को माने हर जगह। उसके अलावा बसों की बात देखिए, आप बैरिया बस स्टैंड में आप एक बार जाके वहाँ देखिए क्या हालत है वहाँ बस में। सैकड़ों बसें इधर उधर माने जहाँ, और यात्री रिक्शा से उतरता है कि नहीं कि उसका कोई सामान लेके भाग जाता है, कोई बच्चे को लेके दूसरे बस में बिठा दिया, कोई पत्नी को दूसरे बस में बिठा दिया, खींच खांच के अपना वो ले जाते हैं और उन पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है। परिवहन विभाग की लापरवाही, परिवहन विभाग के कारण ही 90 के दशक में तो विभाग ही खत्म हो गया था। राज्य ट्रांसपोर्ट की बसें बंद हो गई थी सब, जहाँ जहाँ आप जाके देखिए आज भी सड़ी हुई बसें वहाँ दिख रही हैं, वो बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो परिवहन सरकार का जो तंत्र है वो फेल है। और प्राइवेट बसें जो हैं उस पर वही जैसा आपने कहा कि वो माफिया जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो इस पर काबिज है, और उसके चलते सरकार जो है उसके सामने घुटने टेक चुकी है। और इतना मजबूत ये है कि ये लोग एक दिन हड़ताल करते हैं तो ऑटो रिक्शा वाले, ट्रक वाले, बस वाले, तो पूरा तंत्र मुश्किल में पड़ जाता है। और ये लोग किसी छोटी बात पर भी हड़ताल कर सकते हैं। उनका स्ट्राइक जो होता है बहुत मजबूत स्ट्राइक होता है, सरकार उस पर कुछ नहीं कर पाती है। तो अब ये सवाल ये है कि परिवहन विभाग के प्रति सरकार की चिंता कितनी है, वो क्या करते हैं। बालू माफिया को वो नहीं रोक पा रहे हैं। ट्रकों पर जो कोइलवर पुल और जो नया छपरा पुल बना है, दोनों पुल पर देखिए सैकड़ों ट्रकें बालू भर के वहाँ पर खड़ी हैं और पुल धंस रहा है। हाँ, मैंने कई बार इंजीनियर्स ने ये सरकार को चेतावनी दी कि इन ट्रकों को हटाया जाए, नहीं तो पुल किसी भी समय टूट जाएगा। लेकिन वहाँ पर बालू लाद के और ट्रक पर रात भर ट्रकें खड़ी रहती हैं और आना जाना लोगों का मुश्किल है। तो ये सवाल है कि सरकार कितनी चिंतित है इस समस्या से। सरकार को असल में बस चलते रहना चाहिए, सड़क जाम ना हो और कोई ना हो, जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए, काम कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। लेकिन जब ठीक ठाक कैसे चलेगा, जब इस तरह की घटनाएं होंगी। राजधानी पटना में जब दुर्घटना शहर में हो जाती है, तो आप बेगूसराय की घटना को छोड़ दीजिए, पटना में आए दिन रोज़ दुर्घटना हो रही है, लोग मर रहे हैं। बाईपास का जो एक बाईपास जो ख़त्म हुआ तो एक नया बाईपास बना और फिर एक तीसरे बाईपास। आप क्या करेंगे? आप पहले कोई मैकेनिज़्म बनाया कि नहीं? आपने कोई नीति बनाई कि नहीं? किस तरह से बस आएंगे शहर में, कौन सी बसें चलने लायक हैं, कौन सी बसें। आप कह रहे 15 साल पुरानी बसों को वो रिटायर कर देंगे, लेकिन किसको किया रिटायर? सारी बसें चल रही हैं, सारे ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई रिटायरमेंट नहीं हो रही है किसी की। आप जो प्रदूषण जांच का केंद्र है आपका जो लाइसेंस जांच करने वाले लोग हैं, अब तो कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हैं, वो भी नहीं पता चल रहा है कि किसको फ़ाइन कर रहे हैं। और जिनका लाइसेंस किताब वाला है, जो इनका ATM टाइप का वो जो नहीं बना है, तो उनको तो वो भी नहीं हो रहा है, फ़ाइन भी नहीं हो रहा है। तो हाँ, उनकी बल्ले बल्ले है। तो ये है जो ये सरकार जो है परिवहन विभाग को तो ये लोग सोचते ही नहीं है कि कोई विभाग है। नापतौल विभाग को भी सरकार नहीं सोचती है कि ये सारे सब्जी वाले, सारे फल वाले, आप जाकर मछली वाले देखिए वो उसमें धांधली करते हैं।
200 ग्राम आपको कम देते हैं। लेकिन कभी कोई सुना कि वो लोग जाके छापा मारा, कभी देखा बटा करा, चेंज हुआ? ना मापतौल विभाग, परिवहन विभाग, ये दिखावे का विभाग है। ये लोग कुछ करते नहीं है। पैसा तहसीली का विभाग है, पैसा तहसीलो, ऐश करो, यही विभाग है। अच्छा, बिहार में काम कराने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारी और इंजीनियर के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। पुलिस अपराधी से भाग रही है, मार खा रही है। मतलब ऑटो वालों का अलग माफियागिरी है। तो बिहार में हो क्या रहा है? इसमें देखिए, सिर्फ बिहार सरकार ही जिम्मेवार नहीं है। अभी एक नया कानून लाया गया ये ट्रांसपोर्ट के लिए कि जो गाड़ियां, ट्रक या बस सड़क पर एक्सीडेंट करेंगे, लोगों को कुचलेंगे, उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। दंड बढ़ा दिया गया, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया, सज़ा बढ़ाई गई उनकी। उसके खिलाफ पूरे देश में हड़ताल हो गया। हड़ताल हो गया बसों ट्रकों का, त्राही मच गया। अंत में केंद्र सरकार ने वो कानून स्थगित करना पड़ा। जैसे किसान कानून उन्होंने वापस ले लिया, तो इसको स्थगित कर दिया है, अभी वापस नहीं लिया है, मगर वो समझिए कि वो डेड ही हो गया, वो लागू नहीं होगा। तो जब सरकारें इस तरह माफिया से डरने लगें, तब वो शासन कैसे चला पाएंगी? तब लोक कल्याण की बात कौन करेगा? लोक कल्याण कैसे होगा? तब तो माफिया सब नियंत्रित करेगा। और ये तमाम जो ट्रांसपोर्ट माफिया है या बालू माफिया है, वो सबको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का, राजनेता का संरक्षण है, इसलिए वो ताकतवर बने हुए हैं। और ज़्यादा अगर सख्ती होगी तो वो सरकार गिरा सकते हैं, इतनी क्षमता है। तो इसलिए स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई हैं सरकार। तो देखिए, ये हालत है देश का भी और बिहार का भी। राजनीतिक घटनाओं पर तो हमने चर्चा की ही, लेकिन साथ ही साथ जो जरूरी मुद्दे हैं राज्य के, उस पर भी बात होनी चाहिए। आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।